फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत है आपका दोस्त देव, वही कहानी लेकर जिसका नाम है चित्रलेखा, और जिसमें हमने अभी तक पढ़ा है कि श्वेतांक गया हुआ था बीजगुप्त की तरफ से चित्रलेखा को बधाई देने के लिए और साथ ही ये जानने के लिए कि आखिर चित्रलेखा कहाँ पर गई हुई थी। चित्रलेखा ने इस रहस्य को छुपाए रखने के लिए श्वेतांक से वचन ले लिया था और अब श्वेतांक वापस आने के बाद बीजगुप्त के पास, जबकि बीजगुप्त रात्रि तक जग के श्वेतांक का इंतजार कर रहा है इस उलझन में कि आखिर चित्रलेखा कहाँ गई होगी। लेकिन चित्रलेखा ने इस बात को मना कर रखा है श्वेतांक से कि बीजगुप्त को ये बात नहीं बतानी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। श्वेतांक बैठ गया सुराही में उड़ेल कर। उसने शीतल जल से पात्र भरकर एक घूंट में खाली कर दिया। कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद बीजगुप्त ने फिर कहा, श्वेतांक, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो, क्या कारण है? हाँ स्वामी, स्वामिनी की प्रतीक्षा में मुझे इतनी देर लग गई। चित्रलेखा की प्रतीक्षा में? बीजगुप्त संभल कर बैठ गया। क्या कहा? जिस समय तुम चित्रलेखा के भवन पर पहुंचे थे उस समय वह वहाँ पर नहीं थी। श्वेतांक झिझका। उसे अपनी प्रतिज्ञा और शपथ का स्मरण हो आया। स्वामी का अनुमान ठीक है, चित्रलेखा अपने भवन में न थी। बीजगुप्त ने श्वेतांक के वाक्य में हिचकिचाहट देखी। उसने फिर पूछा, तुम्हें शायद उसने यह बताया होगा कि वह कहाँ गई थी। श्वेतांक के हृदय में तर्क वितर्क उठ खड़े हुए, पर निर्णय पर पहुँचने के लिए उसके पास यथेष्ट समय न था। उसके बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, स्वामिनी ने तो कुछ नहीं कहा, पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंत्री चाणक्य के यहाँ आमंत्रित थी। बीजगुप्त के हृदय से एक भार सा हट गया। उसके हृदय में न जाने कैसे यह धारणा उत्पन्न हो गई थी कि चित्रलेखा संभवतः कुमारगिरी के यहाँ गई थी। श्वेतांक के इस उत्तर से उसका भय दूर हो गया। उसने श्वेतांक से फिर पूछा, हाँ अब बताओ, तुमने चित्रलेखा को बधाई दी थी? हाँ, श्वेतांक ने धीरे से कहा। पर चित्रलेखा ने मुझसे यह कहा कि वह बधाई की पात्र नहीं है। अपनी विजय पर उसे गर्व न था, उसे उस पर सुख भी न था। मुझे इस पर आश्चर्य हुआ। चित्रलेखा को अपनी विजय पर दुख था? बीजगुप्त मुस्कुराया, पर उसकी उस मुस्कुराहट में करुणा का अथाह सागर छिपा हुआ था। मैंने तुमसे क्या कहा था? चित्रलेखा का अपनी विजय स्वीकार न करना ही इस बात का द्योतक है चित्रलेखा की पराजय हुई। स्वामी के अर्थ को कुछ कुछ समझ सका हूँ। कुछ समझने के कोई अर्थ नहीं होते। यदि तुम समझ सकते हो तो पूर्णतया, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं। यदि तुम समझ सकते हो तो पूर्णतया, अथवा बिल्कुल भी नहीं। कुछ का समझने का क्या मतलब है? बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। श्वेतांक के यह याद रखना कि मनुष्य स्वतंत्र विचार वाला प्राणी होते हुए भी परिस्थितियों का दास है, और यह परिस्थिति चक्र क्या है? पूर्व जन्म के कर्मों के फल का विधान है। मनुष्य की विजय वहीं संभव है जहाँ पर परिस्थितियों के चक्र में पड़कर उसी के साथ चक्कर न खाए, वरन अपने कर्तव्य का विचार रखते हुए उस पर विजय पावे। चित्रलेखा परिस्थितियों के चक्र में पड़ गई है। कुमारगिरी का उसके जीवन में आना उसके लिए घातक है, और उसका कुमारगिरी के जीवन में आना कुमारगिरी के लिए घातक है। दुर्भाग्यवश दोनों ही एक दूसरे के जीवन में बिना जाने हुए अपनी अपनी साधनाओं को भ्रष्ट करने के लिए आ गए हैं। भगवान ही उनकी सहायता कर सकता है। सामंत बीजगुप्त को इस बात का अनुभव हो रहा है कि दोनों एक ही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ये जो अध्याय है समाप्त होता है। अब हम लोग एक नए अध्याय को पढ़ लेते हैं, यहीं से जान लेते हैं कि आखिर आगे क्या हुआ है। मैं आपका दोस्त देव, और मैं सुना रहा हूँ आपको चित्रलेखा उपन्यास का शब्दशः वर्णन। आप सभी से इस बात की गुजारिश है कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में इसे वितरित करें। जो लोग भी साहित्य को बेहतर तरीके से जानना, समझना, सुनना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अनूठा अनुभव रहेगा, और मेरी तरफ से यह उनके लिए एक सप्रेम भेंट है। इन बातों को जिसे हम पढ़ना कई बार नहीं चाहते हैं, उन्हें सुनकर आप इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। और ये एक बहुत ही शानदार उपन्यास है। इसे मेरी तरफ से तो ये आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़रूर इसे सुनें और समझें। ये मन को हल्का करेगी और काफ़ी कुछ जानने समझने में आपको अच्छा लगेगा। अब शुरू करते हैं हम लोग 8वां परिच्छेद। महासागर के शांत वक्षस्थल पर भयानक झंझावात उठने के पहले घोर निस्तब्धता छा जाती है। उस समय वायुमंडल उत्तेजित हो उठता है और सारा वातावरण भावी क्रांति की आशंका से शून्य सा हो जाता है। और उसके बाद वायु के प्रचंड झोंके, लहरों का तांडव, नर्तन तथा विप्लव गायन। आकाश के वक्ष पर ज्वालामुखी के फटने के पहले एक घोर दबी हुई अशांति फैल जाती है। उसका नीला रंग धूमिल हो जाता है और विनाश के भय से सारा आकाशमंडल वायु से रिक्त हो जाता है। और उसके बाद अग्नि के शोले और विनाश
चित्रलेखा का रथ बीजगुप्त के द्वार पर रुका। उस समय संध्या हो गई थी। दिन की भयानक गर्मी के बाद पाटलिपुत्र की सड़कों पर सामंतों के रथ उमड़ पड़ते थे। फूलों के हार लिए हुए मालिन युवतियां सामंतों को हार पहना रही थीं। सुवासित तथा शीतल शरबत के पात्र धनी युवक तथा युवतियों के होठों का चुंबन कर रहे थे। चारों ओर उल्लास और विलास था। राजमार्ग उस समय मानो उत्सव का केंद्र हो रहा था। जौहरियों की दुकानों पर युवतियां रंगरेलियां कर रही थीं और तंबोलियों की दुकानों पर युवक। बीजगुप्त भी उसी जनरव का एक भाग था। श्वेतांग उस समय बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसका रथ बाहर खड़ा था। परिचारिका उसको वस्त्र पहना रही थी। प्रहरी ने आकर सूचना दी, प्रभु, स्वामिनी का रथ द्वार पर प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा है। श्वेतांग चौंक उठा। उस समय बीजगुप्त की अनुपस्थिति उसे बुरी लगी। उसने पाप किया था और संभवतः उसे और अधिक पाप करना होगा, जिसके लिए वह तैयार न था। फिर भी श्वेतांग ने उत्तर दिया, कह दो कि शीघ्र ही आ रहा हूँ। श्वेतांग बाहर निकला। उस समय वह बहुत सुंदर लग रहा था। श्वेतांग चित्रलेखा के पास गया। क्या आज्ञा है देवी? चित्रलेखा ने स्वाभाविक हंसी के साथ उत्तर दिया, बीजगुप्त से मिलना था, पर शायद वह घर पर नहीं है। श्वेतांग ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, स्वामिनी का अनुमान ठीक है देवी। फिर यह सोचा कि तुम्ही से मिल लूँ। देवी ने इस दास का बड़ा अनुग्रह किया। देवी की सेवा में मैं सदा प्रस्तुत हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आज चित्त उचाट था और इच्छा हुई थी कि जनरव में ही अपने चित्त को कुछ शांत करूँ। घूमने का लक्ष्य लेकर निकली ही थी। यदि बीजगुप्त नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं, तुम तो हो। ये वाला मामला बड़ा खतरनाक होता है मित्रों। बहुत अच्छा। इतना खाकर श्वेतांग अपने रथ की ओर बढ़ा, पर चित्रलेखा ने श्वेतांग का हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम्हें मेरे साथ इसी रथ पर चलना होगा। मंत्रमुग्ध की भांति श्वेतांग चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया। रथ राजमार्ग की ओर चल पड़ा। चित्रलेखा बैठी हुई थी। घोड़ों की बाग श्वेतांग के हाथ में थी। राजमार्ग पर पहुंचते ही घोड़ों की बाग चित्रलेखा ने अपने हाथों में ले ली। अश्व थिरक उठे। गर्व से मस्तक उठाकर वे राजमार्ग में घुसे। उन्हें शायद यह विदित हो गया था कि उनकी बागडोर उस स्त्री के हाथ में है जो पाटलिपुत्र के बड़े बड़े सामंतों को केवल संकेत पर नचा सकती है। चित्रलेखा के रथ को देखकर बड़े बड़े सामंतों के रथ रुक जाते थे। लोग उसे अभिवादन करते थे और साथ ही उसकी प्रशंसा। श्वेतांग को उसके साथ बैठे हुए देखकर लोगों ने व्यंग्य वाक्य भी कहे, पर चित्रलेखा उस समय केवल हंस दी। उसने उन वाक्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय चित्रलेखा फूलों के हार से लदी हुई थी। प्रत्येक सामंत उसकी ओर एक हार फेंक देता था। चित्रलेखा उसे पहनकर उसको कृतार्थ कर देती थी। रथारूढ़ रथारूढ़ चित्रलेखा उस समय साक्षात शिवा की प्रतिमा थी। लोग उसका सम्मान करते थे, उसके सामने झुक जाते थे और उसकी पूजा करते थे। राजपथ का विशाल जनरथ मानव चित्रलेखा का स्वागत कर रहा था। दूसरी ओर से एक रथ आकर चित्रलेखा के रथ के पास रुका। चित्रलेखा उस समय एक नवयुवक से बातें कर रही थी। रथ खड़ा हुआ था। दूसरे रथ के रुकने के साथ ही चित्रलेखा का ध्यान भंग हुआ। पार्श्व में बीजगुप्त हंस रहा था। आज राजमार्ग पर चित्रलेखा को देखकर आश्चर्य होता है, और आज बीजगुप्त को उसके घर पर न पाकर आश्चर्य हुआ। ये बात चित्रलेखा ने कहा। उत्तर और प्रत्युत्तर दोनों में गूढ़ रहस्य छिपा था, जिसे दोनों ने समझ लिया। श्वेतांग रथ से उतर पड़ा। बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा बीजगुप्त के यहाँ निमंत्रित है, संभवतः निमंत्रण अस्वीकार न होगा। चित्रलेखा ने उत्तर दिया, चित्रलेखा को बीजगुप्त का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार है। उस समय संध्या बीत रही थी। राजमार्ग पर प्रकाश होने लगा था। बीजगुप्त अपने रथ से उतरकर चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया। घोड़ों की रास उसने अपने हाथ में ले ली। श्वेतांग ने बीजगुप्त का रथ संभाला। दोनों रथ बीजगुप्त के भवन की ओर मोड़ दिए गए। बीजगुप्त ने कहा, मुझे दुख है कि जिस समय तुम मेरे भवन में गई उस समय मैं अनुपस्थित था। दुख होने की कोई बात नहीं, चित्रलेखा मुस्कुराई। दोष मेरा ही था, क्योंकि मैं ऐसे समय पर पहुंची थी जब मैं कभी भी तुम्हारे यहाँ नहीं जाती थी, इसलिए तुम्हारा भवन में न होना अस्वाभाविक नहीं था। चित्रलेखा मौन बैठी थी और बीजगुप्त भी मौन था। कुछ देर तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। इसके बाद बीजगुप्त ने आरंभ किया, चित्रलेखा, कई दिनों से चित्त उद्विग्न रहा है। क्यों, यह मैं स्वयं नहीं जानता। एक बात पूछूंगा, कई दिनों से तुम मेरे यहाँ नहीं आई, इसका क्या कारण है? चित्रलेखा ने अपना मुख उठाया। कारण पूछते हो? नहीं आ सकी, क्योंकि आने की इच्छा न थी। बीजगुप्त को इस उत्तर की आशा न थी। उसका अनुमान था कि चित्रलेखा कोई कारण बताएगी, पर इतनी स्पष्ट तथा वास्तविक बात सुनकर उसे आश्चर्य हुआ और कुछ क्रोध हुआ। क्रोध अपने ऊपर तो हुआ ही, पर चित्रलेखा पर भी हुआ। आने की इच्छा न थी, इसका कारण जानने का मैं अधिकारी हूँ। चित्रलेखा ने बीजगुप्त के मुख की ओर देखा। उस पर दृढ़ता थी और गंभीरता थी, क्रोध की छाप थी और स्वामित्व की गुरुता थी। चित्रलेखा का मुख लाल हो गया। फिर भी उसने भावों को दबाते हुए कहा, अधिकारी हो, इतना नहीं जानती थी। मनुष्य पर मनुष्य का क्या अधिकार है, यह मैं नहीं समझ सकी। फिर भी तुम कारण जानना चाहते हो तो सुनो। इन दिनों किसी अंश तक मेरा चित्त उद्विग्न रहा है, और उस उद्विग्नता में मैं अपने को और अपनों को भूल सी गई थी। इस समय रथ बीजगुप्त के भवन के द्वार पर रुक गया। श्वेतांग ने अपने रथ से उतरकर बीजगुप्त और चित्रलेखा को उतारा।
तीनों बीजगुप्त के केली भवन में गए। इसके बाद श्वेतांग वहाँ से चलने लगा। श्वेतांग को जाते हुए देखकर बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांग ठहरो, तुम्हारे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा, नहीं श्वेतांग की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, साथ ही श्वेतांग की उपस्थिति से कोई हानि भी नहीं। बीजगुप्त हंस पड़ा, वरन इसमें श्वेतांग का लाभ ही है। इस अनुभवहीन व्यक्ति को संभवतः कुछ अनुभव भी प्राप्त हो। श्वेतांग रुक गया। बीजगुप्त ने उसे मदिरा देने का संकेत किया। इस काम में श्वेतांग अभ्यस्त हो गया था। मदिरा का पात्र उसने बीजगुप्त को दिया, चित्रलेखा को दिया, स्वयं भी लिया। फिर थोड़ी दूर हटकर श्वेतांग बैठ गया। बीजगुप्त ने आरंभ किया, हाँ, अभी तुमने कहा था कि तुम किसी उद्विग्नता में स्वयं और अपनों को भूल सी गई थी। इस विस्मृति को उत्पन्न करने वाली उद्विग्नता भी विचित्र होगी। चित्रलेखा हंसी, तो क्या मैं यह समझूं कि बीजगुप्त मुझे अपनी मनोवृत्ति का विश्लेषण करने को बाध्य कर रहे हैं? नहीं, बाध्य नहीं कर रहा हूँ, वरन प्रार्थना कर रहा हूँ मुझको यह ज्ञात हो जाए। यदि बीजगुप्त यह प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको यह विदित हो कि उद्विग्नता असाधारण है और उस उद्विग्नता का कारण भी असाधारण है, पर साथ ही चित्रलेखा उस उद्विग्नता पर अधिक कहने में असमर्थ है। बीजगुप्त ने श्वेतांग की ओर देखा। श्वेतांग मौन भाव से उस बातचीत को सुन रहा था। चित्रलेखा असमर्थ है। बीजगुप्त ने धीरे से कहा, आज हम दोनों के परिचय के बाद पहला अवसर उपस्थित हुआ है जब चित्रलेखा बीजगुप्त से अपनी बातों को छिपा रही है। चित्रलेखा का हृदय बदल गया है। इसका बीजगुप्त को कुछ क्षीण सा आभास हो रहा है। मदिरा की गर्मी वहाँ बैठे हुए व्यक्तियों पर अपना प्रभाव जमाने लगी थी। दूसरा प्याला अपने होठों से लगाते हुए चित्रलेखा ने कहा, इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज़ का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है। बीजगुप्त स्तब्ध सा रह गया। इस उत्तर के लिए वह तैयार न था। क्या कहा? इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज़ का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है? तो फिर समझ लूँ कि चित्रलेखा का प्रेम बदल सकता है। चित्रलेखा ने जो बात कह दी थी उसके लिए वह स्वयं भी पछता रही थी। बिना सोचे समझे परिणाम पर बिना ध्यान दिए हुए आवेश में आकर उसने यह बात कह दी थी। उसने यह सोचा तक न था कि इस बात पर इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। उसने साहस किया, नहीं, बीजगुप्त का अनुमान मिथ्या है। चित्रलेखा का प्रेम सागर की भांति गंभीर है, उसका बदलना असंभव सा है। पर साथ ही मैं यह मानती हूँ कि उसको ठीक भी समझती हूँ कि प्रेम परिवर्तनशील है। प्रकृति का नियम परिवर्तन है। प्रेम उसी प्रकृति का एक भाव है। प्रकृति का नियम प्रेम पर भी लागू हो सकता है। कटु होते हुए भी चित्रलेखा ने जो कुछ कहा वह किसी अंश तक सत्य था। इसका बीजगुप्त ने अनुभव किया। बात सत्य थी, कहने का अवसर उपयुक्त था और बात का प्रसंग भी समायोजित था। बीजगुप्त ने अनुभव किया कि चित्रलेखा उससे दूर हटती जा रही है और चित्रलेखा से एक अज्ञात शक्ति अथवा प्रेरणा इन दो प्राणियों के बीच में आ गई है। चित्रलेखा, तुम भूलती हो, प्रेम का संबंध आत्मा से है, प्रकृति से नहीं। जिस वस्तु का प्रकृति में से संबंध है वह वासना है, क्योंकि वासना का संबंध बाह्य से है। वासना का लक्ष्य यह शरीर है जिस पर इस प्रकृति ने कृपा करके उसको सुंदर बनाया है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आत्मा का नहीं। आत्मा का संबंध अमर है। चित्रलेखा हंस पड़ी। आत्मा का संबंध अमर है? बड़ी विचित्र बात कह रहे हो बीजगुप्त। जो जन्म लेता है वह मरता है। यदि कोई अमर है तो अजन्मा भी है। जहाँ सृष्टि है वहाँ प्रलय भी रहेगा। आत्मा अजन्मा है इसलिए अमर है, पर प्रेम अजन्मा नहीं है। किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो उस स्थान पर प्रेम जन्म लेता है। संबंध होना भी उस संबंध का जन्म लेना है। वह संबंध अनंत नहीं है, कभी न कभी उस संबंध का अंत होगा ही। प्रेम और वासना में भेद है, केवल इतना कि वासना पागलपन है जो क्षणिक है और इसलिए वासना पागलपन के साथ ही दूर हो जाती है, और प्रेम गंभीर है, उसका अस्तित्व शीघ्र नहीं मिटता। आत्मा का संबंध अनादि नहीं है बीजगुप्त। बीजगुप्त ने देखा चित्रलेखा की तर्कना शक्ति बहुत बढ़ गई है। बीजगुप्त का यह वार भी खाली गया। बीजगुप्त तड़प उठा, जो कुछ तुम कहती हो वह ठीक हो सकता है, मैं उसका विरोध नहीं करता, यह तो अपना विश्वास है। पर इतना यहाँ पर कह देना अनुचित न होगा कि उन्माद और ज्ञान में जो भेद है वही वासना और प्रेम में है। उन्माद अस्थायी होता है और ज्ञान स्थायी। कुछ क्षणों के लिए ज्ञान लोप हो सकता है पर वह मिटता नहीं है। जब पागलपन का प्रहार होता है ज्ञान लोप होता हुआ विदित होता है, पर उन्माद बीत जाने के बाद ही ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। यदि ज्ञान अमर नहीं है तो प्रेम भी अमर नहीं है, पर मेरे मत में ज्ञान अमर है, ईश्वर का एक अंश है, साथ ही प्रेम भी। चित्रलेखा उस समय लेटी हुई थी। उसकी आंखें अध खुली थीं। उसके अंदर मुख पर उन्माद अटखेलिया कर रहा था। वह उठ बैठी। उसने कहा, बीजगुप्त, ठीक कहते हो, मैं भ्रम में थी, भ्रम के आवरण में मैं अपने को भूल गई थी, क्षमा करना। इतना कहकर उसने अपना हाथ बीजगुप्त के गले में डाल दिए। श्वेतांग ने यह देखा, वह उठ खड़ा हुआ। बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांग, तुम जा सकते हो, रथ अभी मत खुलवाना, आज मेरा निमंत्रण है और तुम्हारा भी। इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे इसी के आगे की कहानी के साथ नए एपिसोड में। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सबसे बार बार गुजारिश है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस चैनल से
इन कथाओं का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।